और इसके बाद कुछ टॉपिक्स बचे थे, जैसे पढ़े थे कि नहीं ये वाला टॉपिक हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग को आया नहीं था। आज उसमें हम कुछ और ऐड भी किए हैं, ठीक है ना। कुछ और भी ऐड इसमें हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? ठीक, ये क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष, ठीक है ना, का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब क्या है, भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, करप्शन अलग, ये अलग टॉपिक है करप्शन, ठीक है ना। आज कुछ टॉपिक्स और कराएंगे, जैसे ये तो मोरल थिंकर्स है, अगर मोरल थिंकर्स हो जाता है तो इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन मुद्दों पे मतलब इथिकल व्यूज पूछे जाते हैं, जैसे करप्शन हो गया, आरटीआई हो गया, ठीक है ना, मॉब लीचिंग हो गया, और इसके अलावा ट्रोलिंग हो गया। ट्रोलिंग आपने सुना होगा, रिसेंट मुद्दा है, ठीक। और इनके अलावा कुछ और करंट मुद्दे हैं जिनके विषय में हम लोगों को पढ़ना है, इथिकल व्यूज देख रहे हैं उनके कि क्या क्या इथिकल व्यूज होते हैं, ठीक है ना। वो सारे टॉपिक्स वो करने के बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे, क्या मे बी कल या परसों से जो भी वो टॉपिक स्टार्ट हो, वो आपका क्या कहते हैं, केस स्टडीज, ठीक है ना। केस स्टडीज में 2 से 3 क्लासेस रहेंगी, उनमें मैक्सिमम आपका जो भी हो सकता है कैसे क्या, ठीक है ना, वो केस स्टडीज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे केस स्टडीज, क्योंकि आप लोगों को 2 से 3 एग्जाम्पल ही बताने हैं उसमें, ठीक है ना। फिर आप लोगों को करना आ जाता है कि कैसे कैसे केस स्टडी में हम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक। चलिए जानिए, दिया हुआ है भ्रष्टाचार यानी करप्शन, ठीक। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक। भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौटिल्य के विचारों में कमी की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। यहां दिया हुआ है क्या, भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में, तो कि ये किस तरह से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग करता है करप्शन, और क्या करता है, प्रशासनिक अदक्षता ले आता है, ठीक है ना, इनकैपेबिलिटी ले आता है, और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में किस तरह से करप्शन क्या है, बाधा है, ठीक है ना। क्लियर, एक समस्या है, ठीक। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है भ्रष्टाचार के संबंध में उपयुक्त कथन कौटिल्य ने भले ही लगभग 2300 वर्ष पहले ही कहा हो, किंतु आज भी यह प्रासंगिक है, ठीक है ना। हम लोग कल पढ़े थे कि कौटिल्य की जो नीति थी वो किसके संदर्भ में थी, प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जिस प्रशासन में भ्रष्टाचार आ जाता है उसमें राजकीय कोष का क्या होता है, दुरुपयोग होने लगता है, ठीक है ना, प्रशासनिक अदक्षता आ जाती है, ठीक है ना। क्लियर, और भी तमाम समस्याएं होने शुरू हो जाती हैं कि जो राजकीय मार्ग, जो राष्ट्रीय विकास का मार्ग है उसमें भी क्या शुरू हो जाता है, बाधाएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। क्लियर, यह बहुआयामी रूप से व्यक्ति व राष्ट्र को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार के कारण राजकोष का उपयोग सार्वजनिक हितों के बजाय कहां होने लगता है, व्यक्तिगत, मतलब हम लोग क्या करने लगते हैं, अगर भ्रष्ट हैं तो सबके में नहीं, पहले आत्मा फिर परमात्मा वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर, कि भाई सबका भला नहीं, पहले अपना भला, अपना भला तो सबका भला, ठीक है ना। क्लियर, वहां व्यक्ति की भलाई में सबकी भलाई, ठीक है ना, ये भूल जाते हैं, यहां केवल अपनी भलाई में सबकी भलाई होनी शुरू हो जाती है, ठीक। क्लियर, आगे दिया हुआ है क्या, भ्रष्टाचार अनैतिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करता है। क्या करेगा, अनैतिक व्यवहार, ठीक है ना, अनइथिकल बिहेवियर, ठीक, जिससे व्यक्ति गलत ढंग से मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, ये कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला कब का है, 2010 का है। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार भारत ने कंडक्ट करवाया था 2010 में, ठीक है ना, और उस समय बहुत ही, ठीक है ना, इसमें घाटा हुआ, मतलब अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो प्रायोजक थे
ठीक है ना। उन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार काफी वो किया, ठीक है ना, क्लियर। उस समय सुरेश कलमाड़ी शायद थे, क्या थे, खेल मंत्री थे, ठीक है ना, और उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसी चीज हुई थी और फिर फाइनली उनको बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा था, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब सारी चीजें हैं। आगे है दिया हुआ है, घोटाले के कारण राजकोष को भारी नुकसान हुआ, ठीक। राजकोष का दुरुपयोग जनता के प्रशासन के प्रति भरोसे को कमजोर करता है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए खेल में ऐसे भी कई चीजें गलत होती हैं, जैसे डोपिंग हो गया, ठीक है ना, वो खेल के लिए है, ठीक है ना, लेकिन जो प्रायोजक है उसको क्या होना चाहिए, हर ओर से मतलब अगर उसे दिया गया है, ठीक है ना, तो देश हित पहले सोचना चाहिए, और वो पहले क्या है, अपना निजी हित ज्यादा उसका, ठीक है ना। आगे आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण राजकोष का दुरुपयोग ही है, ठीक है ना, क्लियर। भ्रष्टाचार अनेक तरह से, मतलब दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, 2G, ये 2G कह रहे हैं, आपका जो कॉमनवेल्थ CWG घोटाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। 2G स्पेक्ट्रम भी है भाई, वो भी भ्रष्टाचार का एक वो है कि 1.76 लाख करोड़, और वो भी 2010 का ही है, ठीक है ना, क्लियर। वो भी 10 का ही है, 2010 पे ही ये घोटाला हुआ, ठीक है ना, क्लियर। तो भ्रष्टाचार के कारण पूरी शासन व्यवस्था शक्तिशाली के पक्ष में झुक जाती है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि सेवाओं की आपूर्ति उन्हीं को की जाती है जो रिश्वत देने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने निजी स्वार्थ से क्या कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया। अब कोई भी न्याय हो या कुछ भी हो, वो आप अपने पक्ष में फेवर करने के लायक हो चुके हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आज जहां पैसा है वहीं सब कुछ माना जाता है, ठीक है ना। सारे काम किससे होने हैं, धन से ही होने हैं, ठीक है ना, क्लियर, अर्थ से ही होना है। इसी वजह से सेवाओं की आपूर्ति क्या हो रही है, रिश्वत से पूरी हो जा रही है, ठीक। आगे दिया हुआ है, सबसे बढ़कर इसमें बिचौलियों का एक वर्ग पनपता है जो समानांतर प्रशासन चलाने लगते हैं, ठीक है ना, क्लियर। भाई 1942 में हम लोग सुने थे समानांतर सरकारें, ठीक है ना, क्लियर। यहां बिचौलियों ने, जो कि भ्रष्टाचार से व्याप्त हैं, उन्होंने समानांतर एक प्रशासन ही चला दिया, ठीक है ना, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन एडमिनिस्ट्रेशन? पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन एक चला लिया, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, ये कहां चले गए हम लोग, पीछे आ गए क्या, यही है, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, समानांतर प्रशासन चलाने लगते हैं, इससे लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा कम होने लगता है। भाई समानांतर प्रशासन का मतलब क्या, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, ठीक, क्लियर, आप डायरेक्ट अधिकारी से मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, एक बिचौलिया जरूर होता है, ठीक, जो मतलब जिला संभाल रहा होता है, ठीक है ना, क्लियर। अगर DM से मिलना है तो पहले आगे बिचौलियों से मिलिए, फिर जाकर के मिलने दिया जाता है, और वहां जो काम होना है उससे पहले ही इधर कार्य संपादित हो जाता है, बोलचाल हो जाती है कि कितने में सेट होगा मामला, कैसे होगा, किस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर। तो ये कार्य संस्कृति पनप रही है, और ये कार्य संस्कृति जो पनप रही है वो किसके कारण है, वो करप्शन के कारण है, कि एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है, साथ ही भ्रष्टाचार के कारण काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था संचालित होने लगती है, ठीक। निष्कर्ष रूप में यही कहा जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार अंततः शासन के प्रति जन सामान्य के भरोसे को क्या कर देता है, कम कर देता है, और हर प्रकार की प्रगति क्या होती है, बाधित होती है, ठीक है ना, किसी भी तरह की प्रगति नहीं रह जाती है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया है 3 महान नैतिक विचारों, ठीक है ना, 3 महान नैतिक विचारों, विचारकों, दार्शनिकों के अवतरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आपके लिए प्रत्येक अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है
ये स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। मैंने 3 नहीं ले आया है, मैंने केवल 1 लाया है, ठीक है ना, क्लियर। और जो हम लोग पढ़े हैं महात्मा गांधी, बाकी विदेशी विचारकों का था, ठीक है ना, जो अभी हम लोग वो कुछ खास पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। फिलहाल में इस कथन का, ठीक है ना, हम लोग वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है ये देखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे दिया है पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफी है, ठीक है ना, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं। ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है ना। ये किस पे कहा है? संसाधनों के दुरुपयोग पर, ठीक है ना। किस पे कहा है? संसाधनों के दुरुपयोग पर, कि कैसे संसाधनों का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जैसे गांधी जी का उपयुक्त कथन जीवन के विविध क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने की बात करता है, ठीक है ना, क्लियर। इसका एक संदर्भ उपलब्ध संसाधनों यानी रिसोर्सेज, ठीक है ना, तथा विकास मॉडल से तो है ही, साथ ही यह व्यक्तिगत सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को भी लक्षित करता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे क्या था कि कल हम लोग गांधी जी का एक सिद्धांत पढ़े थे जिसको हम लोग कहते हैं ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप में उसमें यह कहा गया था कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दिए हुए हैं, काफी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक, जितने से हमारी आवश्यकता पूरी हो गई उनको छोड़कर जो भी है वो ट्रस्टीशिप में जाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ कहाँ का है? ऊपर वाला दे रहा है, ठीक है ना, क्लियर, उसकी देन है, ठीक है ना। अगर आप सब अपना ही मानोगे, ठीक, तो सब कुछ क्या हो रहा है? दूसरे में ही चल, भाई ट्रस्टीशिप कहीं हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, दूसरे का कल्याण हो ही नहीं पाएगा, ठीक। जिस तरह से दिया हुआ था कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी 2020 की, ठीक है ना, ऑक्सफैम इंडिया में। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कौन थी? इनइक्वालिटी किल्स, ठीक है ना, इनइक्वालिटी किल्स, असमानता क्या करती है? मारती है, ठीक है ना। उसमें यह बताया था कि कुल कितने लोग? कुल 10% लोग के पास 73% रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। मतलब भारत का अर्थव्यवस्था का 73% केवल मात्र 10% लोगों के पास है, और बाकी 90% लोगों के पास 27% बच रहा है, ठीक है ना। अगर ये 10% लोग, ठीक है ना, अपनी आवश्यकता बस निकाल दें, ठीक, तो क्या भारत जैसा विशाल देश गरीब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। कोई भी भूखों नहीं मरेगा, पॉवर्टी इंडेक्स भी सीधे हाई पे चली जाएगी, ठीक है ना, क्लियर, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, ठीक। तो वही कहा है कि संसाधन बहुत हैं, लेकिन यहां क्या है? यहां एक चीज और लिखा है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लोग नहीं ला रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रस्टीशिप पालन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अर्थात यदि नैतिक मार्गों का अनुसरण किया जाए, ठीक है ना, नैतिक मार्गों का अनुसरण करें तो हम पाएंगे कि विकास की सभी आवश्यक परिस्थितियां प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं। जो भी आप देखिए, जो भी आवश्यक परिस्थितियां हैं वो सब प्रकृति में मौजूद हैं, ठीक, क्लियर। आपको भूख लगी है, भोजन उपलब्ध है, ठीक है ना, क्लियर। आपको ईंधन की आवश्यकता है, लकड़ी मौजूद है, कोयले मौजूद हैं प्रकृति में, ठीक है ना। आपको प्यास लगी है, जल उपलब्ध है, ठीक है ना, और बहुत सारा संसाधन उपलब्ध है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से सब उपलब्ध है। लेकिन अगर आप ले भी लेना चाह रहे हैं, आवश्यकता भी पूरी हो जाए, उसके बावजूद भी आप, ठीक है ना, रखना चाह रहे हैं, तो गलत है, ठीक है ना, क्लियर। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर सोचना चाहिए, ठीक है ना। सस्टेनेबल का मतलब क्या? सतत विकास। वहां भी इकट्ठा करना है, लेकिन उस तरह से इकट्ठा नहीं करना है। वहां क्या करना है? वहां दुरुपयोग को रोकना है। आवश्यकता देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम बचा रहे हैं और लालच में भी हम क्या कर रहे हैं?
बचा रहे हैं, लेकिन दोनों के बचाव में अंतर है। एक बचाव दुरुपयोग से है, ठीक है ना। जैसे लाइट हम जला कर रह रहे हैं, मान लीजिए हम कमरे से चले गए 2 घंटे के लिए, फिर भी लाइट क्या कर रहे हैं, जलाए हुए हैं, तो संसाधनों का दुरुपयोग है कि नहीं है। ठीक, आप नल से जल निकाल लिए, ठीक, और उसके बाद नल को यूं ही खुला छोड़ दिए, तो वो संसाधनों का दुरुपयोग है कि नहीं है, है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही क्या कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज आपके पास पानी की उपलब्धता है, अत्यधिक उपलब्धता है, ठीक है ना, लेकिन कहीं कोई ऐसा भी है जिसके पास वो अनुपलब्धता है, ठीक है ना, क्लियर। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके पास भी उपलब्धता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स भी तो सीमित हैं, ठीक। तो उसको उनका सदुपयोग करना और भावी पीढ़ियों के लिए रखना, दैट पर्टिकुलर इज क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे जानिए, मेरी आवाज उधर से भी आ रही है, ठीक। यह संकेत करता है, ठीक है ना, यह दर्शन अपने मूल में पर्यावरण संरक्षण यानी तत्व को समाहित किए हुए है। यह संकेत करता है कि विकास के नाम पर पर्यावरण का मनमाना दोहन, यानी उसका क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है, अंततः मानव के लिए ही संकट उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, वर्तमान समय में भारत की मुख्य समस्या क्या है, भ्रष्टाचार, करप्शन, ठीक है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, क्लियर। और भ्रष्टाचार तभी करता है जब आदमी में लालच भरा पड़ा रहता है, तृष्णा भरी पड़ी रहती है, ठीक है ना, क्लियर। जिसके मूल में सब कुछ प्राप्त कर लेने की अनैतिक चाह है। देखिए, प्राप्त करने की अनैतिक चाह है, तभी करप्शन आया है, ठीक। आप में क्या है, सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि वो व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान है, जो सत्य है, ज्ञान है, उसके अंदर कुछ भी पाने की चाह नहीं होगी, और वो व्यक्ति नैतिक होगा और कभी भी भ्रष्टाचार से युक्त नहीं होगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से युक्त होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ पाने की चाह होगी, और वो क्या होगा, ज्ञान रहित होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ज्ञान रहित होगा, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे दिया हुआ है, गांधी जी ने इसी अनियंत्रित चाह पर अंकुश लगाने की बात कही है, ठीक है ना, क्लियर। अपने अंतर्निहित स्वरूप में यह दर्शन आदर्श समाज की कल्पना उस रूप में करता है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध हो। वर्तमान में समावेशी विकास की अवधारणा इसी दर्शन पर आधारित है, ठीक है ना। समावेशी विकास का मतलब क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना, सबका विकास, ठीक है ना, क्लियर। आगे जानिए, जैसे क्या है, महत्व क्या क्या है, भ्रष्टाचार पर रोक, पर्यावरण संरक्षण, ठीक, समावेशी विकास, और सामाजिक संघर्षों में क्या, कमी। भाई जाहिर सी बात है कि अगर सबका विकास साथ में होगा, समावेशी विकास होगा, तो इस चीज में कमी आएगी ही आएगी, ठीक है ना, क्लियर। आपके पास भी 5 रुपए है, इनके पास भी 5 रुपए, इनके पास भी 5 रुपए, उनके 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 सबके पास 5 रुपए है, तो कहीं संघर्ष की भावना आई, नहीं आई। जहां भेदभाव होगा उसी जगह क्या आएगा, संघर्ष आएगा, ठीक है ना, क्लियर। इनके पास 2 ही रुपया है, पता चला ये 5 बैठी हुई है लेके, ठीक, वो 10 रुपया लेके बैठी हुई है, ठीक, क्लियर। इनको कष्ट होगा ही, ठीक, क्लियर, होगा कि नहीं होगा आपको, है, बिल्कुल होगा, ठीक। और जब कष्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन की भावना जागेगी, ठीक है ना, अहम जागृत, और इस भावना से प्रेरित होकर के आदमी क्या करेगा, गलत राह अपनाएगा और करप्शन की राह पे क्या हो जाएगा, चल देगा। मैं आपके संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, बस उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना। भगवान करे आप एक अच्छे प्रशासक हो, ठीक है ना, हैं, हाँ, ठीक, चलिए आगे आइए।
आगे दिया हुआ है, लालच अनेक अपराधों और पापों को उत्पन्न करती है, आवश्यकता से अधिक चाह सामाजिक संघर्षों को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है ना। गांधी जी का उपयुक्त कथन नैतिक मूल्य का विकास कर शांतिपूर्ण व सह अस्तित्व वाले समाज निर्माण को संदर्भित करता है। अब आइए भाई, अगला प्रश्न है 7 पाप। कल हम लोग थियरी में 7 पाप देखे थे, ठीक है ना। अब इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या आया है। आया है महात्मा गांधी के 7 पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए। वही 7 पाप हैं, आप लोग इसे विवेचना कर लेंगे, कोई बहुत खास चीज नहीं है, ठीक है ना। वही है, बस याद रखिए क्या, परिश्रम ऐसा हो, परिश्रम रहित धनोपार्जन, मतलब धन रख रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या कर रहे हैं, बिना परिश्रम के, ठीक है ना, क्लियर। धन के संग्रहण को अपरिग्रह कहा गया है, याद है ना, ठीक। आगे आइए, सिद्धांत रहित राजनीति, कोई भी राजनीति बिना प्रिंसिपल्स के आधारित नहीं होती है, ठीक है ना। हर राजनीति में क्या होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए, और सिद्धांत कैसा, नैतिक सिद्धांत, ठीक है ना, क्लियर। फिर विवेक रहित सुख, ठीक है ना, विवेक रहित सुख, ठीक, कोई भी कार्य विवेक रहित हो, ठीक है ना, और मानव अगर विवेक शून्य है तो उसका विनाश निश्चित है, और उसको वो सुख भी क्या होगा, विनाश की ओर अग्रसर कर देगा। कल आपको बताया था कि पहले विवेक क्या कहा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया है चरित्र रहित ज्ञान, ठीक है ना। चरित्र रहित ज्ञान जो है, कोई भी ज्ञान बिना चरित्र के नहीं होना चाहिए, ठीक। सदाचार रहित व्यापार, ठीक है ना, क्लियर। कोई भी व्यापार सदाचार से प्रेरित रहे, ठीक है ना, ये नहीं कि सदाचार रहे ही ना, ठीक है ना। सदाचार, जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, तो पता चला उसमें सदाचार ना रहे तो अगले को आप क्या करेंगे, लूटे ही लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये है। अगला है मानवता रहित विज्ञान, ठीक है ना। जैसे इस सब में आप एक एक एग्जाम्पल जो मैंने कल बताए थे, सारे एग्जाम्पल्स डालिएगा, ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल्स डालिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या डालेंगे मानवता रहित विज्ञान में, अबॉर्शन, एबॉर्शन, वो विज्ञान, ठीक है ना, किस काम का, जब एक भ्रूण की ही क्या हो जा रही है, हत्या हो जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। ये एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके अलावा त्याग रहित उपासना, ठीक है ना, ऐसी उपासना जिसमें त्याग ना हो, ठीक है ना, उस उपासना का कोई भी मतलब नहीं, उस धर्म का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, क्लियर। और आज धर्म के नाम पे ही क्या है, कोई भी त्याग नहीं हो रहा, बलिदान नहीं है, ठीक है ना, क्लियर, बल्कि मार काट कर ले रहे हैं, ठीक, हाँ, दूसरे का बलिदान चाह रहे हैं, ठीक। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं कि गाथा लिखना नहीं है, 7 पाप लिखना है, और उससे रिलेटेड क्या, एक एग्जाम्पल डाल देना है। अगर आपके पास समय नहीं है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, यही चीज करना है। जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको जितने नोट्स दिए गए हैं, सब में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है, पॉइंट्स और एग्जाम्पल जरूर याद रहें, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, पॉइंट्स और एग्जाम्पल। एक काम करिए, जैसे हम लोग भी एग्जाम में जाते हैं, तो एक मतलब आप समझिए कि एक चैप्टर पूरा 2 पन्ने में लिख लिए, और पूरी इथिक्स 12 से 15 पन्नों में लिखा गई, पूरी इथिक्स। उसमें क्या होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, और उस हेडिंग से रिलेटेड क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना। और कोई हेडिंग है, उसमें मान लीजिए कुछ और वर्डिंग्स हैं जो डालना उपयोगी है, उसको डाल वोल करके, मतलब कंसाइज फॉर्म में उसको क्या करते हैं, समराइज करके उसको 2 पन्ने में 3 पन्ने में क्या कर लेते हैं, समराइज कर लिया, ठीक। और उसी को बार बार देखिए, और उसको छोटे से, जैसे वो समराइज फॉर्म है तो उसको बार बार इलेबोरेट करने की कोशिश कीजिए,
ठीक है ना। जब इलेबोरेट करना आ गया तो मतलब आपका मेंस तैयार है, केवल 15 पन्नों में ही आपकी पूरी इथिक्स तैयार है। ठीक है ना, क्लियर। तो यही है कि मेन पॉइंट्स और क्या करना है, एग्जाम्पल्स हमको नोट करना है। ठीक है ना, इतना आपने किया, ये सब अपने से करना पड़ेगा। नोट्स आपके सामने है, क्वेश्चंस आपके सामने है, कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो सब आपको रख दिया गया है। बस आपको क्या करना है, उसको उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। आगे दिया है वही चीज, ठीक। इसमें आप लोग एक बार अपने से देख लेंगे, सेम वही वही चीजें हैं कि ज्ञान बिना चरित्र के ठीक नहीं, ये नहीं। उसमें देख लीजिएगा क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हालांकि उसमें मैंने दे रखा है, ठीक। ये क्वेश्चन है, आगे आइए। आगे दिया है गांधी के हृदय परिवर्तन अवधारणा यानी कंसेप्ट के आधार क्या है। ठीक है ना, कैसे हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, वो कंसेप्ट क्या है, उसका आधार क्या है। ठीक है ना, क्या इसका व्यावहारिक जीवन में कोई महत्व है भी या नहीं। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। हृदय परिवर्तन गांधी जी का प्रमुख नैतिक सिद्धांत है। ठीक है ना, हृदय परिवर्तन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत गांधी ने मार्क्स के विपरीत, ठीक है ना, मार्क्स एक विचारक थे, ठीक है ना, क्लियर, यह मानना है कि भौतिक परिस्थितियों को बदले बिना भी मनुष्य के विचारों को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब फिजिकल कंडीशंस को, मतलब इधर उधर की परिस्थितियों को बदले बिना मनुष्य के हृदय परिवर्तन को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और बशर्ते उपयुक्त परिस्थितियां क्या हैं, मौजूद हो। ठीक है ना, मतलब जो हमें संसाधन चाहिए वो मौजूद हो तो व्यक्ति के हृदय को भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। आइए, गांधी जी का यह सिद्धांत उनकी नव वेदांत की तत्व मीमांसा प्रत्ययवाद से जुड़ा हुआ है। प्रत्ययवाद के अनुसार मूल सत्ता या चेतना या विचारों की होती है। मूल सत्ता किसकी होती है, विचारों की या चेतना की। चेतना यानी जो हमारी सोच है। ठीक है ना, आदमी चेतन कब कहलाता है, जब धीरे धीरे उसमें समझ आती है। कोई भी बच्चा जो है, जो नवजात है, उसके में नव चेतना नहीं होती है, उसके में चेतना नहीं होती है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आप में चेतना का विकास होता है कि नहीं, ठीक, क्लियर। तो चेतना का मतलब किससे है, समझ से है, सोच से है। ठीक है ना, क्लियर। वही चीज का है कि मूल सत्ता चेतना या विचारों की होती है और उसी से भौतिक स्थितियों का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है ना, क्लियर। इसके अतिरिक्त नव वेदांत के ईश्वरस्यमिदं सर्वम यानी सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है का भी प्रभाव इस धारणा पर दिखाई पड़ता है। मतलब क्या है कि कुछ भी अपना नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे एक लोग जिद किए बैठे हैं क्या, कि भाई हम क्या है कि इस संसार से जा रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी हमारी है, दुख में विलीन हुए जा रहे हैं, तो उनके हृदय परिवर्तन को बदलना आवश्यक है, हृदय परिवर्तन होना आवश्यक है। कैसे, इसी कंसेप्ट के द्वारा उनमें चेतना जगा करके। ठीक है ना, और क्या चेतना जगा करके, यही कि ईशावास्यमिदं सर्वम यानी सब कुछ ईश्वर का ही है, कुछ भी हमारा नहीं है। आए थे खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। ठीक है ना, जो आपने इकट्ठा कर लिया है वो तो सब ईश्वर का था। ठीक है ना, जा रहे हैं तो साथ लेते जाइए। ठीक है ना, घबराइए नहीं, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये भावनाएं जागृत करनी पड़ेंगी। यदि कोई व्यक्ति क्रूर या अत्याचारी है तो इसका कारण यह है कि उसके भीतर का ईश्वरत्व दबा हुआ है। जाहिर सी बात है। ठीक है ना, क्रूरता उसके में क्यों आ रही है, लालच। ठीक है ना, विवेकानंद ने कहा है कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है, कारण है। तृष्णा यानी लालच, कुछ पाने की चाह ही घृणा पैदा करती है, क्रूरता पैदा करती है।
करती है कि नहीं करती है? ठीक। सो वही चीज है कि उसके अंदर ईश्वरत्व की का भाव जो है वो क्या हुआ है? दबा हुआ है। वो ये नहीं सोच रहा है कि जो भी है कुछ सब कुछ किसका है? ईश्वर का है, फिर भी पाने की चाह है। ठीक है ना? तो वो भावना क्या है? दबी हुई है। अगर उसे उचित प्रेरणा और परिस्थितियां मिल जाए, ठीक है ना? क्लियर? अब ये ना कहिएगा सर आप ही को भेज देंगे प्रेरणा देने के लिए, ठीक है ना? वो हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो वह भी समाज के लिए क्या हो जाएगा? सकारात्मक योगदान देगा। ठीक। हृदय परिवर्तन के व्यवहारिक औचित्य को कुछ उदाहरण के माध्यम से क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। उदाहरण बेटा याद रखिएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना? क्लियर? विनोबा भावे के भूदान एवं ग्राम दान जैसे आंदोलनों में हृदय परिवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। लोग स्वेच्छा से अपनी भूमि दान कर दिए। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, क्लियर? इसमें क्या है? इसमें कोई भी चीज पुराने समय में भी आप पढ़ते होंगे कि क्या कि गुप्त वंश में आपने पढ़ा होगा कि भूमिदान प्रथा, ठीक है ना? भूमिदान सातवाहनों में भी थोड़ा सा देखने को मिला है। ठीक है ना? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या, इसमें क्या था? भूमिदान किया जा रहा था। ठीक है ना? भूमिदान, ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जा रहा है, अन्य को, जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। ठीक है ना? क्लियर? मंदिर के लिए भूमिदान दिया जा रहा है। ठीक, उसके अलग अलग टर्म्स भी हैं, चोल ओल में भी आप देखोगे। ठीक है ना? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, यहां आपको आधुनिकता में दिखाना है कि विनोबा भावे का जो आंदोलन था, भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन, ये कैसा था? स्वेच्छा से लोग भूमिदान कर रहे थे। ये भावना कैसे आई होगी? ये भावना यही से आई होगी कि कुछ भी हमारा नहीं है, जो भी हम दे रहे हैं वो किसका दे रहे हैं? ईश्वर का दे रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो किस प्रदत्त है? ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है ना? इस वजह से हम ईश्वर का ही ईश्वर को लौटा रहे हैं। ठीक है ना? इस भाव से हम क्या कर रहे थे? भूमिदान कर रहे थे। और इस आंदोलन ने क्या किया? हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है ना? तो यहां क्या की गई? यहां परिस्थितियां ऐसी लाई गई। ठीक है ना? हृदय परिवर्तन किया जा सकता है अगर उस तरह की परिस्थितियां मौजूद हो जाएं तो। ठीक है ना? क्लियर? यही चीज है भाई। देखिए, लोग प्रेरित होते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। अगर आप जो है, आप खुद देखो, मंदिर के किनारे अगर एक भिखारी बैठा है, ठीक है ना? आपने अपने दो दोस्तों को, आपके साथ 4-5 दोस्त गए हैं, एक दोस्त ने भिखारी को दिया, दूसरे ने भी दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ भी जेब में जाएंगे और कुछ पैसा निकाल करके आप क्या करोगे? दोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन क्रियाओं से क्या हो रहे हो? प्रेरित हो रहे हो। ठीक है ना? वैसी परिस्थितियां बन रही हैं। ठीक है ना? ऐसी परिस्थितियां बनी और फाइनली हृदय परिवर्तन आपका भी हुआ। ठीक है ना? तो हृदय परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है, बजाय इसके कि वैसी सम परिस्थितियां बन रही हो। ठीक है ना? क्लियर? ये चीज है। आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है, इधर तो नहीं है ना? इसी सिद्धांत के माध्यम से जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना, डाकुओं के आत्मसमर्पण हेतु प्रेरित किया था। ठीक है ना? जयप्रकाश नारायण नाम सुना होगा। ठीक है ना? क्लियर? किंतु हृदय परिवर्तन सभी परिस्थितियों में सफल हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे, इसलिए अंबेडकर ने इस सिद्धांत पर आक्षेप लगाया। ठीक है ना? क्लियर? कि जब महात्मा गांधी जैसे आदमी दलित व महिलाओं की समस्या का समाधान करने हेतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए तो कौन करा पाएगा? ठीक है ना? क्लियर? तो महात्मा गांधी पे इस मामले में अंबेडकर जी ने आक्षेप भी लगाया। ठीक है ना? क्लियर? थोड़े मतभेद भी इन मामलों में थे कि जैसे 33 की बात है कि उन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली थी और उसी समय इन्होंने एक पार्टी भी चलाई थी। ठीक है ना? दलितों को लेकर के इन्होंने अस्पृश्यता पार्टी एक चलाई, उन्होंने एक अस्पृश्यता पार्टी चला दी। ठीक है ना? तो दोनों लोगों में इस कारण भी मतभेद था थोड़ा बहुत। ठीक है ना? क्लियर? विचार एक थे। ठीक, दोनों लोगों के विचार क्या थे? कि दलितों का उत्थान करना।
ठीक है ना, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मतलब गरीब तबके के वर्ग हैं, अंतिम व्यक्ति है, उसके विकास की बात ही थी। ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद होता है तो भी आक्षेप लगना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। हालांकि प्रयास दोनों लोगों ने किया। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, फिर भी यह अवधारणा पूर्णतः अव्यवहारिक नहीं है। गहरे स्वार्थ को छोड़कर सामान्य नैतिक प्रसंगों में इसकी व्यापक भूमिका होती है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, गीता का निष्काम कर्म योग। ठीक है ना, कर हम बताए थे निष्काम कर्म का सिद्धांत। ठीक है ना, क्लियर। गीता का वही है, गीता का निष्काम कर्म योग का सिद्धांत सिविल सेवकों को मार्गदर्शित करता है। ठीक है ना, क्लियर। आ गया, विवेचना कीजिए, इस तरह के ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्लियर। वेदों और उपनिषदों में देखिए चीजें आसान दिखती हैं, लेकिन जहां लिखना पड़ता है उस जगह एक बार आपको ऐसे ही कल पढ़ा दिया गया, आज यही मुझे करना चाहिए था कि क्वेश्चन दे देना चाहिए था और करना चाहिए था कि आप अपने से करें। ठीक है ना, तो देखते कि पॉइंट्स ढूंढे नहीं मिलते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि मेन पॉइंट्स को क्या कर लीजिए, आप कैप्चर कर लीजिए। ठीक है ना, मेन पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक, उसे लिख लीजिए, उससे उदाहरण रिलेटेड लिख लीजिए और फिर उसको इलेबोरेट कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे दिया है, वेदों और उपनिषदों में जिन नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, गीता उनमें समन्वय स्थापित करके उनका सार तत्व प्रस्तुत करती है। ठीक है ना, गीता में वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ही थी, एक हिसाब से आपने देखा था। ठीक, मानव जीवन में 4 आश्रमों, ठीक, तथा पुरुषार्थों, कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता और ईश्वर की सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, क्लियर। यह किसमें किया गया है? गीता में। परंतु गीता में वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि किसके आधार पर स्वीकार किया गया है? कर्म के आधार पर किया गया है। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था को किसके आधार पर? कर्म के आधार पर किया गया है। जैसे उच्च वर्ण दे दिया गया किसको? ब्राह्मण को। ठीक है ना, इस वजह से, क्योंकि ज्ञान प्रदान करने का काम। ठीक है ना, इस तरीके से तो जो भी किया गया है वो उनके कर्मों के आधार पर दे दिया गया है। किसमें? गीता में, निष्काम कर्म योग। ठीक, क्लियर। लेकिन अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि भाई बताओ निम्नलिखित में से, एंशिएंट में ही, कि गीता किन किन को स्वीकार करती है। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करती है, लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन, जो भी कर्म है। ठीक है ना, क्लियर। मानव जीवन के 4 आश्रम, पुरुषार्थ, कर्मवाद, ठीक, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता और ईश्वर की पूर्ण सत्ता। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी परिस्थितियों में निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है। ठीक है ना, क्लियर। उनके अनुसार फल आकांक्षा का त्याग करके सफलता असफलता को सम्मान मानते हुए ही कर्म करना चाहिए। ठीक है ना, मतलब फल की आकांक्षा नहीं। ठीक है ना, कहा भी था कर्मण्ये वाधिकारस्ते। ठीक है ना, क्लियर। इसी पे है, इस निष्काम कर्म योग के अनुसार आचरण करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करे। ठीक है ना, क्लियर, तथा अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखे। ठीक है ना, क्या करे? पूर्ण नियंत्रण मन पर रखे और अपनी इंद्रियों को क्या करे? संयमित करे। स्वनियंत्रण करने के पश्चात मनुष्य फलाकांक्षा के बिना कर्म करेगा। ठीक है ना, क्लियर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी लालसा वश कोई काम करते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग, आप ही अपने के ऊपर ले लीजिए, ठीक, हम लोग क्या हैं? विद्यार्थी। ठीक है ना, क्लियर। विद्यार्थी का काम क्या है? ज्ञान का अर्जन करना। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये ज्ञान अर्जन जो है कहीं ना कहीं एक लालसा से भरपूर है। ठीक है ना, वो लालसा क्या है? वो लालसा ये नहीं है कि हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा,
हमें कुछ पता चल जाएगा, नहीं, हम उस ज्ञान का प्रयोग पैसा कमाने में करेंगे। किसमें? कंपटीशन निकालेंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, कंपटीशन हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कारण है क्या? कि कुछ पाने की चाह है, कुछ पाने की ललक है। तो ये ललक जो है, चाह जो है, ये हमें और सही मार्ग पर चलने से रोक रहा है, उतना ही पढ़ने को मजबूर कर रहा है जितना इम्तिहान में आएगा, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, क्लियर। हम उस विषय की पूर्णता के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक। आप जाइए बीए एमए में जो बच्चा पढ़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में पढ़ता है, साल भर पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। साल भर केवल और केवल नोट्स इधर से उधर, उधर से इधर कलेक्ट करना, यही होता है। और अंत में दुकान पे जा करके कौन पब्लिकेशन की पुस्तक आई, राजेंद्रा, ठीक है ना, इधर राजेंद्रा चल रही है, कहीं विद्या चल रही है, कहीं मास्टरमाइंड चल रहा है, कुछ जो भी पब्लिकेशन है, वॉट एवर बी द नेम ऑफ पब्लिकेशन, ठीक, वो पब्लिकेशन से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को पढ़ा और क्या हो गया? पास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो कहां ज्ञान अर्जन आया? आया? कहीं भी ज्ञान अर्जन आपने किया? ठीक। आज मैक्सिमम जो भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है, उससे उस इंजीनियरिंग के बारे में पूछ दीजिए तो वो गायब है कि नहीं है? ठीक। क्या बस उसको क्या होना है कि वो एक योग्यता बन गई है, दैट पर्टिकुलर इज एन एलिजिबिलिटी। क्या हो गया है? एलिजिबिलिटी हो गई है, योग्यता हो गई है, ठीक है ना। तो बात वही कहा है कि आज कोई भी कार्य कर रहा है व्यक्ति, किसके लिए? फल आकांक्षा के कारण, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर क्या है? ऊंचा है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएं, ठीक है ना, गठबंधन की राजनीति के कारण, ये दोनों कारण कल हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है ना, क्लियर, और कठिन दबाव, मीडिया एवं सिविल सोसाइटी की जागरूकता आदि सिविल सेवकों को चारों ओर से क्या कर रही है? घेर रही है, ठीक है ना, क्लियर। इन जटिल परिस्थितियों में यदि सिविल सेवक स्वनियंत्रण क्या कर दें? छोड़ दे, तो अपने कार्यों का संपादन जो है कानूनों, नियमों, विनियमों और अंतरात्मा के निर्देशानुसार करता रहे, तो न केवल उसके चौतरफ, मतलब ये कहा है कि मतलब उसको संयमित होकर के कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर के टेंशन, उधर के तनाव, सबको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, और जो कानून है, जो नियम है, उस सब के निर्देशानुसार ही अपने कार्यों को संपादित करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तभी जाकर के क्या होगा? तनावों से मुक्ति मिलेगी, शांति, संतोष और सुपरिणाम भी क्या होंगे? प्राप्त होंगे, ठीक। आगे दिया हुआ है कि एक सिविल सेवक द्वारा निजी हितों को त्याग कर, जाहिर सी बात है कि निजी हित से सर्वोपरि क्या होना चाहिए? सार्वजनिक हित होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या? निष्पक्षता पूर्ण, कोई पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं करना है, पार्शियल होकर के करना है, ठीक है ना, क्लियर, इम्पार्शियल नहीं होना है, ठीक है ना, और सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही क्या है? निष्काम कर्मयोग है। मतलब तीन चीजें इसमें कहा है। पहला क्या? आप निजी हित त्यागना। दूसरा क्या? निष्पक्षता पूर्ण, यानी कोई पार्शियलिटी आप नहीं करोगे, ठीक है ना, क्लियर, आप पार्शियलिटी नहीं करोगे किसी भी उसमें, ठीक है ना, और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करोगे, यानी इंटीग्रिटी के साथ कार्य करोगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इंटीग्रिटी क्या है? ईमानदारी से भी एक कदम ऊपर, ठीक है ना, क्लियर। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गीता का निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत निसंदेह रूप से सिविल सेवकों के लिए एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, आगे आइए। अब है अगला क्या? कल हम लोग पढ़े थे दरिद्र नारायण का सिद्धांत, विवेकानंद का, ठीक है ना, वो बीच में आया था। आज ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ गया है क्या? कि विवेकानंद का दरिद्र नारायण सिद्धांत क्या है? एक तरफ दरिद्र और एक तरफ नारायण,
और दोनों को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, वही क्या हो गया, दरिद्र नारायण हो गया। ठीक है ना। मतलब ये है कि दरिद्र नारायण का सिद्धांत का प्रतिपादन विवेकानंद द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार गरीबों और निशक्त जनों की सेवा को ईश्वर की सेवा और धार्मिक पुण्य कार्य के समान महत्वपूर्ण माना है। ठीक है ना, क्लियर। मतलब दरिद्रों को ही ईश्वर मान लिया है। ठीक है ना, क्लियर, नारायण मान लिया है। ठीक, आगे आइए। स्वामी विवेकानंद ने देश भ्रमण के क्रम में ठीक अभावग्रस्त लोगों की पीड़ा का अनुभव किया और उनकी सेवा को सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक, उसके बाद दिया है कि समाज के गरीब, निशक्त तथा हाशिए पर लोग जो हैं, दुख निवारण का प्रयास है, पड़े लोगों के दुख निवारण का प्रयास है। यह निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की, ठीक है ना, सेवा के लिए प्रेरित करता है। जैसे देख लीजिए, ये बना दीजिएगा दरिद्र नारायण। मतलब क्या, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब दरिद्र ही क्या है, नारायण है। ठीक है ना, क्लियर। यानी दरिद्र की सेवा करना नारायण की सेवा करने के बराबर है। ठीक है ना, इनकी सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दुख निवारण का प्रयास किया गया है। ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा, इन चीजों को पढ़िएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या है, वही चीजें हैं। ठीक, अब आइए, अब अगला दिया हुआ है क्या, कि गीता के उपदेशों एवं कांट के दर्शन, ठीक है ना, के बीच तुलना प्रस्तुत कीजिए। ठीक है ना, क्लियर। गीता के उपदेशों और कांट के दर्शन के बीच तुलना प्रस्तुत करना है। अब जान लीजिए, अंतर देख लीजिए क्या क्या है। जैसे दिया हुआ है, ये कांट है और ये गीता का दर्शन है। ठीक, कांट जो है ये कठोरवाद पर आधारित एवं वासनाओं का दमन करना चाहते थे। ठीक है ना, क्लियर। कठोरता मतलब क्या, किसी भी नियम का पालन करे, कैसे, कठोरता से करे। ठीक है ना, क्लियर। और इससे वासनाओं का क्या करना चाहते थे, दमन। वासनाओं का मतलब क्या, जो गलत इच्छाएं हैं। ठीक है ना, जो दुर्इच्छाएं हैं उनको क्या करना, खत्म करना। आगे आइए। ठीक, इनका अलग से क्या था, ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था। मतलब ये एक हिसाब से जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, तो ये किस ब्रह्म के थे, निर्गुण ब्रह्म थे। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। कौन, कांट, नास्तिक के एक हिसाब से थे। आगे आइए। फल मिलने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब क्या, आपसे हमने बताया था कि नियमवाद पर आधारित ये थे। ठीक है ना, और कठोरता से नियम का पालन करते थे। ठीक है ना, कठोरता से नियम का पालन करते थे। ठीक है ना, और फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये चीज था। ठीक है ना, क्लियर। ये इनका अलग से सिद्धांत था। ठीक है ना, ग्राफ में दिख रहा होगा, ये अलग वाला है। गीता का अलग से सिद्धांत क्या है, दिया हुआ है कि ईश्वर पर आधारित। ठीक है ना, किस पर आधारित, ईश्वर। वो ईश्वर की सत्ता को क्या कर रहे हैं, नकार दे रहे हैं। फल की आकांक्षा के बिना कर्म करना चाहिए। ठीक है ना, यहां क्या कहा है, कर्म करना चाहिए लेकिन फल की आकांक्षा के बिना। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन वहां क्या कहा है, वहां ये कह दिया फल मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, कोई गारंटी इस चीज की नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। आगे क्या है, यहां कहा है फल अवश्य ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, बस आप काम करते रहिए। ठीक है ना, आप केवल निष्काम भाव से फल की आकांक्षा के बगैर काम करते रहिए। जो आप जितना काम करोगे उसी के आधार पर आपको फल मिल जाएगा। ये भी है, फल मिलता तो जरूर है लेकिन जितना आपने काम किया है उसी के आधार पर, ऐसा गीता कहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है भैया नियम का पालन करो, कर्म करते रहो, फल की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है।
ठीक है ना, इन्होंने ये कह दिया। आगे आइए, कम कठोरता है एवं सहज मानवीय भावना है, ठीक है ना, उसमें क्या है, कठोरता ज्यादा है, डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल अनुशासनात्मक हैं, ठीक है ना, अनुशासन इसमें भी है, लेकिन जहां लिबरल हो सकते हैं वहां लिबरल हो जा रहे हैं। अब दोनों में समानता क्या है ये जान लीजिए। समानता क्या है, ये समानता है, ये तो अभी तक अलगाव था। समानता क्या है, पहला क्या है, संकल्प स्वातंत्र्य, ठीक है ना, दोनों के संकल्प क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा, फल की आसक्ति का विरोध, यानी फल की आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है झुकाव, ठीक है ना, आसक्ति का मतलब क्या, झुकाव, झुकाव यानी उसकी ओर हम बेंट नहीं हो रहे हैं, यानी फल की चाह नहीं हो कीजिए। ये कह रहे हैं फल की कोई गारंटी ही नहीं है, इन्होंने कहा फल के बिना सोचे बिना आप काम करो, फल कभी ना कभी तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब आसक्त दोनों नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा है मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है ना, दोनों क्या है भाई, इन्होंने कहा है कठोरता से पालन करना है, अगर कठोरता से पालन तभी हो सकेगा जब आप मन को स्वनियंत्रित करे रहेंगे, ठीक है ना, नियंत्रित किए रहेंगे तभी जाकर के होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक। आध्यात्मिक सुख पर क्या दिया है, बल दिया है, ठीक है ना, ऐसा सुख जो अध्यात्म आधारित हो, ठीक है ना, क्लियर, उस सुख पर दोनों ने क्या किया है, बल दिया है, किसने, गीता ने भी और कांट ने भी, ठीक है ना, क्लियर। अब दोनों में अंतर दिया हुआ है, गीता और कांट के दर्शन में निम्नलिखित अंतर है, एक ईश्वर आधारित है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक, और जबकि कांट का दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को क्या कर रहा है, नकार दे रहा है, ठीक है ना। मेन पॉइंट्स आपने देख लिए हैं, उन मेन पॉइंट्स को देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं वो करना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, आगे देखिए, ठीक, अगला दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, बुद्ध के विचार, ठीक है ना, बुद्ध के विचार 21वीं शताब्दी में भी क्या है, प्रासंगिक हैं, ठीक है ना, टिप्पणी कीजिए, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है ना, और बुद्ध के विचार 21वीं शताब्दी में भी क्या है, यानी आज भी प्रासंगिक हैं, क्यों है ये हम लोग जान लेते हैं। जैसे दिया है एशिया का प्रकाश पुंज, यानी लाइट, ठीक है ना, ऑफ एशिया, ठीक है ना, किसने कहा था, किसकी पुस्तक में था, लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक थी, एडविन अर्नाल्ड, ठीक है ना, हाँ ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे आइए, कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध का आत्मदीपो भव यानी और स्वनिर्णय के विचार व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देते हैं। कौन से दो विचार, एक है हमारा आत्मदीपो भव, ठीक है ना, स्वयं के दीपक बनिए, ठीक है ना, यानी स्वयं के लिए रास्ता का निर्माण करिए, ठीक है ना, दूसरों पर आधारित न रहिए, डिपेंडेंसी न रखिए। दूसरा, स्वनिर्णय के विचार, ठीक है ना, निर्णय भी क्या हो, स्व हो, ठीक। मध्यम मार्गी का सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है जितना कभी बुद्ध के समय में था। ये मध्यम मार्गी का सिद्धांत कहां से आया, ये आया है अरस्तु के, कहां से, गोल्डन मीन से, कहां से आया है, गोल्डन मीन से। इनको भी अगर डालते रहेंगे कि यहां से लिया गया तो भी लगेगा कि आपको पता है चीजों का, ठीक है ना, क्लियर। तो बुद्ध का मध्यम मार्गिक सिद्धांत आज भी उतना प्रासंगिक है जितना कभी बुद्ध के समय था, ठीक। उनके विचारों की पुष्टि इस कथन से होती है कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए और न ही इतना ढील छोड़ो कि इससे कोई स्वर ही न निकले। जाहिर सी बात है ये एग्जाम्पल डालने लायक है, ठीक है ना, मध्यम मार्गी का है, ठीक, कि भाई वीणा है, वीणा के तार से ही स्वर निकलेंगे, ठीक। आप
मध्यम तरीके से उसको क्या करो, ठीक, जितना सुचारू हो सकता है उतना ही क्या करो, उस पे संपादित करो कार्य। पता चले क्या, ज्यादा खींच दिए टूट गया, ढीला छोड़े तो फिर आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो मध्यम मार्ग को अपनाना है, ठीक है ना, क्लियर, यही चीज है, ठीक। आगे आइए। वर्तमान युग में बढ़ते संघर्षों की जड़ में बुनियादी समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से पीछे, ठीक है ना, अपने दृष्टिकोण से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब जो उसने मान लिया वही परम सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्गी सिद्धांत को स्वीकार करने से हमारा नैतिक दृष्टिकोण क्या होता है, बेहतर हो जाता है। हमें यह विश्वास होने लगता है कि किसी भी चीज की अति होना क्या है, घातक है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मध्यम मार्गी इधर से एक टीम आ रही है, ठीक, और इधर से एक टीम आ रही है, आप क्या हुए, बीच का मार्ग अपनाए और क्या हुए, भाग लिए, ना इनकी ओर ना इनकी ओर। पता चलता इनकी ओर शामिल होते तो इधर से मार खाते, ठीक है, और इधर शामिल होते तो इधर से मार खाते, ठीक है ना। इससे अच्छा परिस्थितियों को पहचाना और मध्यम मार्ग अपना करके क्या हुए, 9-2-11 हो लिए, ठीक है ना। जीवन में हमेशा अगर मध्यम मार्ग को अपनाएंगे तो पता चला हमेशा सफल रहेंगे, ठीक है ना, फायदेमंद रहेगा, ठीक। चलिए आगे आइए, ठीक। आज के जीवन में भी इसकी प्रासंगिकता है। जैसे बच्चा क्या है, ठाने हुआ है कि ये अच्छी बात है कि सबके जो विचार होते हैं वही होते हैं, स्काई इज द लिमिट, ठीक है ना, क्लियर, कि हम आसमान छू लेंगे, ठीक। लेकिन साधन कभी कभी और परिस्थितियां कभी कभी अनुकूल नहीं होती हैं, क्या होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, ठीक है ना। तो उस समय मध्यम मार्ग ही अपनाना क्या होता है, सुलभ होता है, ठीक है ना। आप ये सोच लिए हो कि हम बनेंगे बिल्कुल, हमें जाना है आईएफएस में, फॉरेन सर्विसेज में गए, बहुत अच्छी बात है, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर नहीं तो, और धीरे धीरे समय भी जा रहा है, तो मध्यम मार्ग को अपनाते हुए कुछ, ठीक है ना, से समझौता करना ही क्या होता है, अच्छी बात होती है, ठीक है ना, क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपने मध्यम मार्ग अपना लिया तो उच्च मार्ग फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पहले कुछ मध्यम मार्ग अपना करके कुछ प्राप्त कर लिया और उसके बाद आगे की राह, ठीक है ना, बढ़ गए, कम से कम कुछ खोने को तो नहीं रहा, ठीक। पाने को अभी आसमान पड़ा हुआ है कि नहीं है, ठीक। तो ये विचार रखिए। तो मध्यम मार्ग हमेशा, ठीक है ना, व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, और बाकी कहा गया है, एक कहावत है, आपने सुनी होगी क्या, प्रूव ऑल थिंग्स होल्ड फास्ट दैट विच, प्रूव ऑल थिंग्स होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड, ठीक है ना। मतलब समझें, प्रूव ऑल थिंग्स होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड, मतलब ये कि परख सबकी करो, ग्रहण शुभ की करो, परख सबकी करो और ग्रहण शुभ की करो। प्रूव ऑल थिंग्स होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड, ठीक है ना। मतलब सुनिए सबकी, करिए अपनी, जो आपको शुभ लगता हो, ठीक है ना, किसी के कहने में मत जाइए, ठीक है ना। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम, ठीक। चलिए, तो मध्यम मार्ग हमेशा गौतम बुद्ध का अपनाइए, ठीक। आगे आइए। आगे दिया हुआ है क्या, कि हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर होता जाता है, यह विश्वास होने लगता है कि किसी भी चीज की अति होना क्या है, घातक, ठीक। भाई जाहिर सी बात है, अति हो गई तो वो हमेशा घातक ही होगा, ठीक है ना।
क्लियर। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से मेल मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। बुद्ध का यह विचार दुखों का मूल हमारी इच्छाएं हैं। ये विवेकानंद पे भी इसकी सहमति थी, ठीक है ना। आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है, ठीक, क्योंकि सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। सामाजिक ताने बाने में भी तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिए क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। ये हैं बुद्ध के विचार। कौन विचार हैं ये जान लीजिए। दिया हुआ है आत्मदीपो भव, मतलब क्या, व्यक्ति को वस्तु के बजाय व्यक्ति बनने पर बल, मतलब अपना दीपक स्वयं बनिए, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, मध्यम मार्गी सिद्धांत, ठीक, इसका मतलब दुनिया में बढ़ते संघर्षों को कम करने में, ठीक है ना, क्लियर। भाई इधर भी संघर्ष इधर भी संघर्ष, बीच में मध्यम मार्गी, ठीक है ना। मध्यम मार्गी वही है आज जो रूस में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, ठीक। भारत क्या कर रहा है, मध्यम मार्ग को अपना रहा है, ठीक, क्लियर। जो समझौता है वो भी एक मध्यम मार्ग का ही क्या है भाई, मध्यम मार्ग से ही प्रेरित है। अगर कोई समझौता है, कोई भी अगर एग्रीमेंट है तो वो किससे है, मध्यम मार्ग से ही प्रेरित है। कुछ आप मान जाओ कुछ आप मान जाओ, ठीक, दोनों लोगों के मानने पे है, तब जाकर के मध्यम मार्ग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आए, आगे दिया हुआ है इच्छाएं दुख का कारण, ठीक है ना। उपभोक्तावादी संस्कृति में संसाधन के बढ़ते दोहन पर नियंत्रण, तो मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी आपका यही है। निष्कर्षतः बुद्ध ने जीवन में संतुलन की वकालत की तथा उनके विचारों को किसी भी अतिवाद पर ले जाना क्या है, गलत है, ठीक है ना। अतिवाद पर ले जाना गलत है। हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक संभावनाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को अंधानुकरण करने के बजाय स्वयं अपना रास्ता बनाना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका चैप्टर लगभग क्या हुआ, कवर अप हुआ, ठीक है ना, क्लियर। सारे क्वेश्चंस लगभग आपके इसमें कंप्लीट हैं। कुछ जो बाहर के विचारक हैं जैसे कांट हो गए, अन्य हो गए, उनके क्वेश्चंस अगर समय मिलता है तो उसको करा दिया जाएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस का आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। आज कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक, उनको हमको देखना है, उस चीजों को, ठीक है ना। अब शुरुआत अभी करेंगे, इन चीजों को देखते हैं, ठीक। दिया हुआ है टॉपिक जैसे ये है, ठीक है ना। मोरल थिंकर्स क्वेश्चंस हो गए, ठीक। इसमें कुछ जैसे ट्रोलिंग है, ठीक है ना, ट्रोलिंग है, मॉब लीचिंग है, ठीक, किस किस तरह से प्रश्न आते हैं आजकल, ठीक है ना, समसामयिक विषयों को लेकर के, ठीक है ना, क्लियर। और फिर उसके बाद क्या, एक मुद्दा है जिसको हम लोग कहते हैं आरटीआई, ठीक है ना, और सीएसआर पे कैसे प्रश्न आते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, और भ्रष्टाचार। ये 5 टॉपिक्स आज अभी हम लोग कवर करेंगे। एक ट्रोलिंग, ठीक, दूसरा क्या, मॉब लीचिंग, ठीक, तीसरा आरटीआई, चौथा आपका सीएसआर, और पांचवा करप्शन। इन 5 पे क्वेश्चंस आधारित रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना, थोड़ा वो हो जाए, इसको वो कर दीजिए।